हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में हम लोग सामान्य अध्ययन ब्रह्मास्त्र स्पेशल पेज वाइज टेस्ट पेपर का क्लास देखते हैं। दोस्तों, इसका एक और क्लास 1 घंटे का दिया गया था, जिसमें कि हम लोगों ने टेस्ट पेपर नंबर 1 से लेकर के 5 तक को देखा था। आज के इस क्लास में हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 6 से लेकर के 10 तक को देखेंगे। 1 घंटे का ये वाला क्लास 1 घंटा 10 मिनट के बीच के आसपास में हम लोग आज के इस क्लास में लगभग 225 सवाल देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस चैनल पर आपको बहुत सारा क्लास ऐसा दिया जा चुका है, या तो वो एमसीक्यू के रूप में था या फिर वन लाइनर के रूप में था। दोस्तों, अब हम लोग इस जो 21,000 वाले सेक्शन को आप देख रहे हो ना, 21,000 प्लस, इसको पहले अब हम लोग देखने वाले हैं। समझ लीजिए 1992 से लेकर के 2025 तक में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, सारे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है ये। चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, बिहार एसएससी का ये है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, कांस्टेबल वाला वैकेंसी आपका, जो आपका बीपीएससी टीआरई है, टीआरई में आपको ध्यान होना चाहिए। जो 8 नंबर का सेक्शन आता है ना, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साइंस से, समझ लीजिए दोस्तों कि इसी बुक से आता है। इसका एक आपने देखा होगा पार्ट ज्योग्राफी वाला, एक देखा होगा आपने हिस्ट्री वाला, और एक है पॉलिटिकल साइंस का। अगर दोस्तों उस पे आप पकड़ बना लेते हो ना, बहुत कम पेज में, 4 या 5 पेज में बहुत मेन जो फैक्ट होना चाहिए वो दिया गया है। तो आप अगर 8 नंबर वाले सेक्शन पे पकड़ बनाना चाहते हो, जो जीएस का पोर्शन होता है, 8 आपका हो गया कौन सा, हिस्ट्री, 8 है आपका ज्योग्राफी, 8 है आपका साइंस। समझ लीजिए दोस्तों कि 24 नंबर का सवाल यहीं से पूछा जाता है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हो तो ध्यान से अच्छे से क्लास को देखिएगा, समझिएगा। आपका दरोगा का एग्ज़ाम है सामने, बिहार एसएससी 10th वाला है जो परिचारी वाला था, 12th वाला इंटर लेवल वाला है, अच्छा खासा कंपटीशन उसमें भी है, ग्रेजुएशन लेवल वाला 4th सीजीएल है, उसकी भी तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, ये वाला क्लास एमसीक्यू सुकून के साथ आप 1 घंटा मेरे साथ लगाइए। जहाँ भी ज़रूरत लगेगा वहाँ एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो हर दिन कम से कम 1 घंटा, आप अगर सेट वगैरह नहीं लगा पाते हो अच्छे से, 1 घंटा कम से कम हर दिन मेरे साथ बने रहिए। हर दिन सुबह में कोशिश होता है 10 बजे आपके लिए क्लास ला दें। तो सुबह में 10 AM में आप 1 घंटा के लिए एबीसी एकेडमी के साथ बने रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है आज का ये वाला क्लास। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। बाद बाकी कुछ दिन पहले आपको कहे ही थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कहेंगे नहीं, परेशान करेंगे नहीं, तो वो सब आप खुद देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के पहले सवाल पर। ये रहा टेस्ट पेपर नंबर 6 का सवाल नंबर पहला। थोड़ा सा हो सकता है कि देखने में प्रॉब्लम हो, नहीं होना तो नहीं चाहिए, मैनेज करिएगा। पहला सवाल कह रहा है, बताइए कमेंट करके, भारत में जनगणना की अवधि क्या है, मतलब कितने वर्षों पर भारत में जनगणना होती है, बताओ आप कमेंट करके। भारत के कौन से राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से हम लोग जानते हैं? तो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश को जानते हैं दोस्तों, किसके नाम से? टाइगर स्टेट के नाम से हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश को। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है कौन सा? उसका नाम है नामदफा। सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? नामदफा। भारत की कुल जनसंख्या है कितना? 150 करोड़ कह सकते हैं। तो जनगणना के हिसाब से 11 वाले के हिसाब से 121.08 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5% हम लोग जानते हैं। भारत में कितना? 17.5% निवास करती है। सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य का नाम बताओ आप। तमिलनाडु आपको बताना होता है, सबसे ज़्यादा रामसर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। दोस्तों, आज जिस भी डेट को आप क्लास देख रहे हो, आप बता सकते हो भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं? संख्या इसकी बढ़ते रहता है ना। तो आज की डेट में आप बताओ कमेंट करके, अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड हो तो। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है कौन सा? सबसे बड़ा पूछेगा, सुंदरवन आर्द्र भूमि बताएंगे ना, सुंदरवन आर्द्र भूमि। जनगणना कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, मतलब किस में वर्णित है? अनुच्छेद 246 हम लोग ध्यान रखेंगे। जनगणना किस में है दोस्तों? 246 में है। आर्टिकल 246 में क्या है? जनगणना है। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, हम लोग जानते हैं। किस वर्ष में हुई थी, बस ये बताइए।
1872 1872 में हम लोग को बताना होता है, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन के नाम से ऑप्शन बी सतीश मुखर्जी को जानते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सही है ये? अगर आपने हाँ सोचा तो बिल्कुल आप गलत हो। क्यों? क्योंकि कैलाश सांखला सही जवाब होना है यहाँ पर। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं दोस्तों? कैलाश सांखला को कहते हैं। एकदम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम शुरू किया गया था कब? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1973 में। ठीक है, 1973 में चला था। क्या? प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व चला था, याद रखेंगे 1973 में टाइगर रिजर्व। हाथी कब चला था, ध्यान है? 1992 में ना। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व का नाम पूछेगा, क्या है? सबसे छोटा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओरांग नाम है। कहाँ पर है? असम में है। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व का नाम है ओरांग। कहाँ पर? असम में बताएंगे। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पे टिक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी ना, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था ना। नियमित वाला 10 साल पर होना स्टार्ट हुआ था 81 में, किसके? रिपन के समय में हुआ था। ठीक ना। कौन सा टाइगर रिजर्व कह रहा है कि मिजोरम में स्थित है? मिजोरम में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दम्पा नाम है। मिजोरम में कौन सा है? दम्पा नाम है। दम्पा कहाँ है दोस्तों? मिजोरम में है दम्पा। दम्पा कहाँ? मिजोरम, याद रखिएगा। कह रहे कि भारत का पहला रामसर स्थल है, बताओ कौन सा? तो भारत का पहला रामसर पूछेगा ना तो क्या टिक कर दें? पहला ना, पहला हो जाएगा चिल्का झील रामसर स्थल है। किसका? भारत का पहला वाला। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है, समझ ही गए होंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पर, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश। जनगणना कौन से अनुसूची का सब्जेक्ट है बताइए? तो जनगणना हो जाएगा किसका? ऑप्शन नंबर सी 7वीं। जनगणना आपको बताना होता है किसका? 7वीं का हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, जनगणना कौन से अनुसूची का है? 7वीं का है। इतना तेज चिल्लाता है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना गया है, किसको माना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी बता देंगे हम लोग, 1921 को, 1921 को क्या माना गया है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना गया है। कहते हैं पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य है, कहाँ पर? पाकुई कहाँ है? नामदफा कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश ना। पाकुई और नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखोगे। पाकुई और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा टाइगर रिजर्व कह रहा है? असम में नहीं है। देखिए मानस तो है ही, नामेरी भी है, ओरांग भी है, लेकिन कमलांग नहीं है। कह रहा है कि इन सब में से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पर नहीं है? असम में। असम में दोस्तों कौन कौन सा है? मानस है, नामेरी है, ओरांग है, याद रख लेंगे। ठीक। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश में है। एक ज़िला है जिसका कि नाम है लोहित करके। ठीक है, ये लोहित करके एक ज़िला है, यहाँ पर है। कहाँ पर कमलांग? तो अरुणाचल प्रदेश में है। एपी मतलब आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल याद रखेंगे। ठीक है, कमलांग है। भारत की कुल साक्षरता दर है कितनी? यहाँ पे ना 73 टिक करना था। कह रहे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? पहले भी बताए थे एक ट्रिक, 1 और 1 मिलेंगे जनसंख्या बढ़ेगा, है ना। 11 जुलाई को। बिहार का पहला रामसर स्थल का नाम बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांवर झील है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील है बिहार का। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या का पूछेगा अध्ययन तो आपको डेमोग्राफी बताना होता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कौन से वर्ष में हुई थी? 1951 में बता देना है सही जवाब। ठीक है, 1951 में पहली जनगणना हुई थी स्वतंत्रता वाले देश में अपने। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश का नाम क्या है?
सबसे ज़्यादा हो जाएगा यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड ब्रिटेन सबको मिला के कहते हैं यूके, ठीक है। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि हो जाएगा। भारत की जनसंख्या घनत्व है प्रति व्यक्ति कितना, तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है ना। भारत का जनसंख्या घनत्व पूछेगा 382 हो जाएगा कितने में, 1 किलोमीटर प्रति व्यक्ति, एक किलोमीटर की जनसंख्या मतलब एरिया में बताना होता है। भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कह रहा है कितना है, 943। भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष पूछेगा 943 है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, देश का सबसे बड़ा पूछेगा नागार्जुन सागर, नागार्जुन श्रीशैलम आपको बताना होता है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है, कौन सा है, तो नागार्जुन श्रीशैलम से है। अच्छा, हम लोग देख चुके हैं ये सवाल, पता है, बहुत अच्छे से देखे थे। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। अगर यही सवाल पूछे तो क्या बताइएगा, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, पता है लगभग कितना में, 3728 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 3728 याद रखेंगे आप। भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है, अब तो बहुत अच्छा खासा हो गया है ना। 30 का हो जाएगा क्या, 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64.6%। कह रहे हैं कि तसूकर झील है कहाँ पर, तो तसूकर दोस्तों बता देते हैं कहाँ, लद्दाख में हम लोग, है ना। तसूकर झील कहाँ बताते हैं हम लोग, लद्दाख में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फेब को, है ना, 2 फरवरी को मनाते हैं ना विश्व आर्द्र भूमि दिवस, एकदम सही है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व पूछेगा, भारत का पहले सबसे पुराना याद करिए, जीएम कार्बेट सही जवाब है। जीएम कार्बेट की स्थापना कब हुई थी आप बताओ कमेंट करके, बहुत बार बात कर चुके हैं हम लोग। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है कौन सा, बिहार में एक है बस, बिल्कुल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, बिहार का एकमात्र है वाल्मीकि। दीपुर झील अभ्यारण्य दिया हुआ है, दीपुर झील अभ्यारण्य कहाँ पर है, किस जगह पे है, असम में है। दीपुर कहाँ, असम, दीपुर असम याद रखेंगे। भारत का 94 यानी कि 94वां टाइगर रिजर्व बना कौन सा पूछेगा तो गोगाबिल झील बताएंगे। भारत का 94 नंबर का 94वां नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना, तो गोगाबिल झील आपको याद रखना होता है। एक सवाल था ना टेस्ट नंबर पहला में, उसमें एक सवाल आया था जिसका कि जवाब थोड़ा सा मतलब मिस हो गया था बताने में, कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश शायद था, ध्यान है। पहला का क्वेश्चन नंबर ना 11वां ही था कि सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य भारत का कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो दोस्तों अपना लद्दाख है वो, है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गोगाबिल याद रखना होता है। भारत में शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे के बारे में कह रहे हैं कितना है, ऑप्शन नंबर डी बताओगे, 919 बताओगे। भारत में शिशु लिंगानुपात 919, 919। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछेगा कौन सा है, न्यूनतम पूछ देगा, हरियाणा बताएंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घट गई है तो वह राज्य है नागालैंड, ठीक है। एक राज्य जहां पर जनसंख्या घट गई नागालैंड है वो। कह रहे कि आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, ये सही जवाब हो जाएगा। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ, आसन उत्तराखंड में। आसन कहाँ पर करेंगे, आसन योगासन शब्द होता है ना, आसन उत्तराखंड में जाकर। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में कह रहे कि नहीं है, देखिए बताइए कौन कौन सा है, बता सकते हो, समय दे रहे हैं बताइए। देखिए छत्तीसगढ़ में कौन सा नहीं है पूछेगा ना, नागरहोल पे आ जाइए आप, क्योंकि याद है कहाँ है दोस्तों, नागर जो है वो कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, कर्नाटक के मैसूर और जो आपका कोडागू जिला है यहीं पर स्थित है ये, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा के तहत भी आता है, ये हो गया।
अब देखिए छत्तीसगढ़ जो है अचन कुमार, गुरु घासीदास और उदंती सीता नदी, ये सब कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में। देखिए याद रखने का ट्रिक बताते हैं। नागरहोल, होल है ना, होल, अगर कोई आदमी नाटक करेगा ना कोई, उसको होल में जाके डाल देंगे, मतलब चैम्बर में जाके डाल देंगे, ऐसे याद रखिए। कुछ अजूबा सा ही ट्रिक याद रखिए, लेकिन रखिए होल मतलब गड्ढा छेद, इस तरह से याद रखिए। होल में जाके डाल देंगे। क्या करेगा कोई? अगर कोई नाटक करेगा तो। बाद बाकी अचन कुमार, गुरु घासीदास और उदंती सीता नदी, ये सब कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? तो बाघ हो जाएगा 18 सही जवाब। भारत के कितने राज्यों में बाघ है दोस्तों? 18 सही जवाब है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु कह रहे हैं पहला वाला जो ईरान का जो रामसर शहर वाला सम्मेलन हुआ था, वो कौन से ईस्वी में हुआ था बताओ? ये होता है 1971 में, 1971 में हुआ था। ईरान का रामसर शहर में हुआ था आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन 1971 में। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है? सिमलीपाल और बुक्सा, ये दोनों कहाँ हैं? तो उड़ीसा में आपको बताना है। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे तब बच जाएगा, क्या पता है? सतकोशिया कहाँ पर है? बताइए कहाँ है? तो भारत के अपने उड़ीसा राज्य में है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व भारत के उड़ीसा में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बाघ अभ्यारण्य, ध्यान रखेंगे। सतकोशिया कहाँ? उड़ीसा। देखिए ना, सतकोशिया उड़ीसा, कोशिया उड़ीसा, इस तरह से कर लीजिएगा, याद है ना। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है कौन सा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेणुका आर्द्र भूमि। भारत का सबसे छोटा पूछेगा रामसर स्थल कौन सा है, तो रेणुका आर्द्र भूमि बताएंगे। क्या बताएंगे? तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा? रेणुका आर्द्र भूमि हो जाएगा। अब देखिए सीट नंबर टेस्ट पेपर नंबर 7 है। अब थोड़ा सा पेज यहाँ पे क्लियर होता जाएगा, है ना। 2 4 5 पेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो यहाँ पे तो खैर बताना ही अब यहाँ पे मतलब उचित नहीं है, इसरो हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है, इसरो का मुख्यालय है कहाँ पर? इसरो का मुख्यालय सेकेंड का पहला बेंगलोर में हो जाएगा। भारत के रॉकेट मैन के नाम से जानते हैं किसे? तो यहाँ पे भी रुकना नहीं है, के सिवन को जानते हैं रॉकेट मैन के नाम से, है ना। नेक्स्ट है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया पूछेगा, तो रॉकेट वुमेन पूछता है रितु करिधल, बताएंगे। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करिधल सही है। अंतरिक्ष का पितामह किसे कहते हैं? अंतरिक्ष का पितामह के नाम से विक्रम साराभाई को जानते हैं। अंतरिक्ष का पितामह विक्रम साराभाई। भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? ये भी आपको पता है, आर्यभट्ट हो जाएगा, है ना। भारत में निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो ये हुआ था, आर्यभट्ट जो है 18 जनवरी 1995 को लॉन्च हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। नहीं, अगर आप हाँ सोचे तो फिर यहाँ पे आप गलत हो। क्यों? क्योंकि 19 अप्रैल 1975 आपको याद रखना है। आर्यभट्ट उपग्रह को कब? 1975 में लॉन्च किया गया था। किसको? आर्यभट्ट को। कब? 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ अब क्या था? नंबर 8 का सी है, इंदिरा गांधी। आर्यभट्ट के समय इंदिरा गांधी। मंगल मिशन MOM किस वर्ष लॉन्च किया गया, बताइए? ऑप्शन नंबर सी, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ है। मंगल मिशन MOM कब लॉन्च हुआ है? 5 नवंबर 2013 को हुआ था। स्पेस एक्स कौन से देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है? ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका का है स्पेस एक्स। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में उसी का नाम बनता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
संगठन, इसलिए हम लोग सी को टिक करेंगे यहाँ पर। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के जो अध्यक्ष थे आर्यभट्ट के समय, वो कौन थे? उस वक्त दोस्तों कौन थे? सतीश धवन। आर्यभट्ट उपग्रह के समय में कौन थे अध्यक्ष? सतीश धवन साहब थे। ए राइट आंसर है। भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह पूछेगा क्या है, तो भारत का पहला, नाम से ही समझ जाओगे, एडुसैट सही जवाब है। भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह। भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम आप बताइए। एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम है एप्पल। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम बताओ। कल्पना चावला है ना। अंतरिक्ष में, कहाँ? अंतरिक्ष में जाने वाली कहाँ की भारतीय मूल की प्रथम महिला? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर का नाम आप जानते होंगे, लाइका नाम है, जो कि कुतिया थी। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, कब हुआ? ऑप्शन ए 22 जुलाई 2019 को हुआ है। चंद्रयान 2 कब हुआ है दोस्तों? 22 जुलाई 2019 को। क्या? चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या है? ऑप्शन सी विक्रम हो जाएगा। चंद्रयान 2 के मिशन के लैंडर का नाम पूछेगा तो क्या बताओगे? विक्रम सही जवाब है। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम। मिशन का जो चंद्रयान 2 मिशन है उसके रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। याद रखेंगे, चंद्रयान 2 के मिशन के रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है, रोवर का नाम प्रज्ञान। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन है ऑप्शन नंबर डी, श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन पहला, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं कौन? यूरी गागरिन। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? यूरी गागरिन बताओगे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन थी? बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। कहाँ पर जाने वाले? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई का नाम है फाम तुआनपे। PSLV का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? यहाँ पे 24 का हो जाएगा बी सही जवाब ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सही जवाब है। GSLV का क्या नाम है? GSLV का मतलब होता है जियोनोमियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको बताना है GSLV का। मंगलयान कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? पहला PSLV C-25। मंगलयान पूछेगा कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो रॉकेट है PSLV C-52 आपको बताना होता है, C-25 बताना होता है। मंगलयान कौन से PSLV C-25 से लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 1। ठीक है, किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो 1 की बात करेंगे, PSLV C-11 बताना होता है। चंद्रयान 1 जो है PSLV C-11 और ये C-25 मंगलयान। मंगलयान के लिए PSLV C-25 समझ रहे हो, मंगल के लिए C-25 और चंद्रयान के लिए C-11। चंद्रयान के लिए 11। इसरो का आदर्श वाक्य है, इसरो का है कि मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारत का मिसाइल मैन कहते हैं किसको? तो वो है कलाम साहब, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक का नाम पूछेगा। ऑप्शन बी विक्रम साराभाई थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन है कहाँ पर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। चंद्रयान 1 के बारे में आ जाइए। लॉन्च किया गया था C11 से, नहीं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 27 में देखे थे ना, PSLV-C11 चंद्रयान 1 है ना। अब यहाँ पे चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ है बताइए? तो ये हो जाएगा 32 का, लगता है देख चुके हम लोग पहले भी। चंद्रयान 1 कब? 14 नवंबर 2008 को बताओगे आप। चंद्रयान 1 जो है ना, जो C11 से गया था, वो हुआ था 2008 में। कब? 14 नवंबर को। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? EOS-3 बताओगे। पहला पृथ्वी अवलोकन पूछेगा। पृथ्वी का मतलब क्या? अर्थ हुआ, अर्थ का ई ले लीजिए। EOS 3 अक्षर का है, EOS-3, ठीक है। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? कोलंबिया। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम है दोस्तों कोलंबिया। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह का नाम क्या है? स्पुतनिक 1 है। याद रहेगा ना? स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है ये। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय पूछेगा नाम, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, राकेश शर्मा गए थे, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? राकेश शर्मा है। RBI ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी है? RBI ने कितने पर छापा था, ध्यान है? आर्यभट्ट का 2 रुपए पर। कितने रुपए पर? 2 रुपए पर। क्या? आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर, ठीक। जापान की स्पेस एजेंसी है कौन सी? जाक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, जाक्सा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का नाम बताइए क्या है? तीसरा पूछेगा, शिरीषा बांदला बता दोगे आप। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? शिरीषा बांदला। अच्छा एक बात बताइए, अगर सवाल ये पूछ ले, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिलाओं की लिस्ट बता सकते हो? पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए दोस्तों सुनिएगा, सबसे पहले आप कल्पना चावला को याद रखोगे, सेकेंड पे इनका नाम याद रखोगे, ठीक है, और तीसरे पे आप शिरीषा बांदला को याद रखोगे। समझ गए कितना इम्पोर्टेंट सवाल है ये? और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। क्या कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिलाओं का लिस्ट 3 ही आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले कल्पना चावला, है ना, फिर सुनीता विलियम्स और फिर शिरीषा बांदला। एकदम याद रख लेंगे, रट्टा मार लीजिएगा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है कौन सी? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सही जवाब होना है। चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान 1 के समय ऑप्शन नंबर G माधवन नायर सही जवाब है। क्या नाम है? G माधवन नायर। चंद्रयान 1 के बारे में अगर पूछ ले, बता सकते हो कुछ कुछ बात? देखिए पहले चंद्रयान 1 अभी जस्ट हम लोग कुछ कुछ बात किए, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, कौन सा PSLV
VC-11 इससे इस रॉकेट से लॉन्च हुआ था। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के लिए इसे भेजा गया था। और एक सवाल बन जाएगा, मान लीजिए कि इससे समाप्त कब हुआ मिशन, यानी कि इसका जो कनेक्शन कहते हैं वो टूट गया था। अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। देखिए 29 अगस्त को 2009 में संपर्क टूटा, जिस वजह से कि फिर मतलब आगे का काम यहाँ इससे नहीं हो पाया था। ये भी आप ध्यान रख लेंगे। तो यहाँ पे चंद्रयान-1 मिशन के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष पूछेगा जी माधवन नायर, आप टिक कर देंगे। ठीक है, आते हैं टेस्ट पेपर नंबर 8 पर। ये रहा टेस्ट पेपर नंबर 8। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कह रहे कि पर्यावरण सम्मेलन किया गया था, कब और कहाँ पर बता सकते हो क्या, कब हुआ था पहले ये बताइए। पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की बात करेंगे, कहाँ पर पता है, बैठ के होम में बैठ जाइएगा आप। कहाँ पर, होम में, समझ गए। पहला अंतर्राष्ट्रीय कह रहे, पहला कह रहे ना पर्यावरण की बात कहाँ करेंगे, तो याद रखने का ट्रिक क्या है, होम में बैठ करके। ठीक है, यानी कि स्टॉक होम में बैठ करके, समझ गए। पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कहाँ, होम, स्टॉक होम में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है किस डेट को, तो ये जानते हैं आप, 22 अप्रैल को मनता है पृथ्वी दिवस। और जल दिवस पूछेगा, 22 अप्रैल को मनता है पृथ्वी दिवस। और पानी की बात करिएगा तो एक महीना पहले 22 मार्च को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस डेट को मनाया जाता है, ये मनता है दोस्तों 16 सितंबर को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस का मनता है 16 सितंबर को मनता है। जैव घटक का कौन भाग नहीं है, जैव घटक का भाग में आपको डी टिक करना होगा ना, वायु नहीं आएगा। उपभोक्ता है, उत्पादक है, अपघटक है। ओजोन परत को नष्ट करता है कौन भाई, कौन नष्ट करता है, किसकी इतनी हिम्मत है बताइए। क्लोरोफ्लोरो कार्बन, है ना। कितना चिल्लाता है। ओजोन परत को कौन नष्ट करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसे। ठीक है, तो डी हो जाएगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर किया गया था बताइए। पहला पृथ्वी सम्मेलन तो देखते हैं रियो डी जेनेरियो में किया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था, रियो डी जेनेरियो में। अब कैसे याद रखेंगे जानते हैं, पहला पृथ्वी की बात करिएगा ना, पृथ्वी पर रहिएगा ना, है ना, पृथ्वी पर रहते हैं ना हम लोग। रियो मतलब रियो को आप रहियो कर दीजिए ना, थोड़ा सा चेंज करिए। रहियो, कहाँ रहियो, पृथ्वी पर रहियो, है ना। रहियो अगर रहना है, या फिर जेनेरियो है ना, जेने को आप कर दीजिए जीना है। कहाँ जिएंगे, फिलहाल तो पृथ्वी पर ही जिएंगे, है ना। तो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी की सम्मेलन बात करेंगे, वो भी पहला वाला। तो जीने रियो, है ना, जीने के लिए रहने दीजिए। इस तरह से सेंटेंस को आप ना थोड़ा सा रिलेट करिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। जिनको याद नहीं हो, जिनको याद है उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। क्योटो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, क्योटो हुआ था 1997 में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। कहाँ पर बताइए, सवाल बन सकता है ना, कहाँ पर। देखिए क्योटो कहाँ है, एकदम आपको पता होगा, जापान में है। ठीक है, किस डेट को हुआ था, तो 11 दिसंबर का डेट था, ये भी याद रखिएगा। 11 दिसंबर को क्योटो सम्मेलन होता है 1997 में जापान में, एकदम नहीं भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग है, पारा से कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, तो जानते हैं हम लोग मस्तिष्क होता है। पारा से क्या प्रभावित होता है, मस्तिष्क होता है, पारा से प्रभावित मस्तिष्क है। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब करी गई थी, तो राष्ट्रीय जल नीति दोस्तों 2002 में आया था। राष्ट्रीय जल नीति कब आया था, 2002 में। फिर से सुनिए, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई,
बिल्कुल 2002। अच्छा मतलब आशा है कि आपको याद होगा। अच्छा एक बात सुनिए, राष्ट्रीय जल नीति कह रहा है ना। कहने का मतलब है कि 2002 में इसको आप कहिए कि संशोधित किया गया था, लेकिन भारत की पहली राष्ट्रीय जल नीति जो है नेशनल वाटर पॉलिसी, वो आ गया था सितंबर 1987 में, 1987 में कहिए कि घोषणा किया गया था। ठीक है, लेकिन 2002 से लेकर के 2012 तक में इसको संशोधित वगैरह किया गया था और इस पे काम चला था, इसलिए 2002। अगर सितंबर 1987 ऑप्शन में रहता तो हम लोग उसे भी टिक कर सकते थे। पहली नीति ये वाली थी और संशोधित वाली ये वाली है। ठीक है, वैसे यही पूछा जाएगा आपसे 2002 वाला। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था कब, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही जवाब, 16 सितंबर को 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। अब देखिए माउंट ओजोन परत, है ना, याद रखने का छोटा सा ट्रिक बताते हैं। ओजोन कहाँ पर होता है पता है? ओजोन ऊपर में होता है ना, ऊपर में, धरती पर तो नहीं, ऊपर में होता है ओजोन। मॉन्ट्रियल, है ना, यानी कि मॉन्ट्रियल को आप माउंट कर दीजिए, माउंट एवरेस्ट वगैरह। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नीचे की ऊपर, ऊपर है मॉन्ट्रियल। ओजोन ऊपर में मिलेगा, माउंट ऊपर में मिलेगा, तो मॉन्ट्रियल संबंधित है ओजोन से। बहुत बार यही कन्फ्यूजन हो जाता है ये किस चीज़ से संबंधित। जिनको याद होगा उनके लिए तो हलवा सवाल है, जिनको नहीं याद है उनके लिए मुसीबत बन जाता है। ओजोन कहाँ? ऊपर में, माउंट एवरेस्ट पर मिलेगा आपको। ठीक, कब हुआ था? 16 सितंबर को। कब? 1987 में। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ? 1988 में। बताओगे आप? राष्ट्रीय वन नीति 88 में। जिस तरह से एक ट्रिक याद करने के लिए बोलते हैं कि 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस, तो जनसंख्या बढ़ता है जब एक का शादी एक से होता है ना, शादी होता है महिलाओं का, पुरुषों का, तो क्या होता है? कहिए कि जनसंख्या बढ़ता है ना। जब एक एक मिलता है जनसंख्या बढ़ता है। उसी तरह से वन जब तक नहीं रहेगा तब तक क्या नहीं होगा? जो जनसंख्या लोगों का बढ़ा वो जी नहीं पाएगा, है ना। तो वन लगाने के लिए भी हम लोग साथ में जाएंगे पेयर में, 8-8 लोग, यानी कि 1988 वन के लिए 8-8 याद रखेंगे। वन के लिए क्या याद रखेंगे? 8-8, मतलब जनसंख्या के लिए 1-1, वन के लिए 8-8, है ना। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये तो खैर आप जानते हैं, ये जी टांसले ने किए थे। पारितंत्र टांसले। भारत भोपाल की जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसिएनेट गैस का रिसाव हुआ था वो कब हुआ था? लगभग 15,000 लोग, समझ रहे हो क्या हुआ था? 1984 में हुआ था। 1984 का ये डेट आपको बताना है। सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी है कौन सी? पता है कौन सा है? वो है महासागर। सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी महासागर है। जैव विविधता दिवस कब मनता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। नेक्स्ट है, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? पारितंत्र हो जाएगा। ठीक है, पारितंत्र हो जाएगा। पर्यावरण की कार्यात्मक यूनिट होता है पारितंत्र। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से किया जाता है? कहाँ पर? नदी में जो जल प्रदूषण है उसकी माप कैसे करते हैं पता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। कैसे? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। विश्व पर्यावरण दिवस मनता है कौन से डेट को बताइए? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। क्या? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ था बताएंगे? 2005 से सही जवाब है।
क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ है? कब से? 2005 से हुआ है क्या क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित? पृथ्वी का औसत तापमान है, पृथ्वी का कह रहा है कि औसत तापमान, ऑप्शन नंबर डी 14 डिग्री सेल्सियस। आप बताओगे पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री। कितना है? 14 डिग्री। क्या है? पृथ्वी का औसत टेम्परेचर है। निम्नलिखित में से बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग को पूछेगा तब हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बताएंगे। ग्लोबल वार्मिंग को CO2 बताना होता है, ग्लोबल वार्मिंग को। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग है कौन सा? उदर उसको बोलते हैं। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग है उदर। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। क्योटो का हो जाएगा CO2 को कम करना। ठीक है दोस्तों, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? CO2 को कम करना क्योटो का है। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। एकदम याद रखेंगे। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी अर्नेस्ट हैकल ने दिया था दोस्तों। पहली बार पूछेगा ना इकोलॉजी, इकोलॉजी का किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल क्या? इकोलॉजी। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? जोसेफ फूरियर ने किया था। सबसे पहली बार ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फूरियर ने किया था। ठीक है, जोसेफ फूरियर सही जवाब हो जाएगा। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? बताओ। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? एकदम सही, ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च को। ठीक है, विश्व वन दिवस मनाते हैं कब? 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन दिवस। देखिए एक बात समझिएगा, इस डेट को मनाते हैं वन दिवस, इस डेट को मनाते हैं जल दिवस, पानी दिवस। ठीक है, और ये है वन। देखिए दोस्तों, वन रहेगा तभी ना बारिश होगी। सबसे पहले वन लगाइएगा, उसके बाद जिस तरह से आत्मा के बाद ब्रह्मा की स्थापना हुई थी, आत्मीय समाज ब्रह्मीय समाज, याद है 15, 18, 28 करके था ना, तो उसी तरह से पहले वन फिर जल। 21 को वन, 22 को जल। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध है किससे? मतलब ये कहाँ पर रखा जाता है पता है? क्यों नहीं पता होगा, डेटा बुक में आता है ये सब। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? लीजिए आ गया सवाल, बताइए जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च अभी बताए, और वन हो जाएगा 21 मार्च, जल हो जाएगा 22 मार्च। नंबर 30। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब? 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं कब? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछेगा 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हमारा संविधान के बारे में पता है, उस दिन माना गया था, है ना, अडॉप्ट किया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी से। तो 26 नवंबर को जब अब हमारे संविधान के लिए, हमारे संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था, बना करके तैयार कर लिया गया था, उसको ना संरक्षण दिया गया। पता है कितने दिनों का? 26 नवंबर से 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से 26 जनवरी तक के लिए, मतलब 2 महीने के लिए संरक्षण दिए थे हम लोग। दिए थे ना 26 नवंबर को, तब ना 26 जनवरी को लागू हो गया फिर से। तो पर्यावरण का संरक्षण करना है ना, विश्व के पर्यावरण का संरक्षण करना है। उसी डेट को, जिस डेट को हम लोग का संविधान को वो तैयार वगैरह कर लिया गया था, सब कुछ, है ना। ये याद रख सकते हो कुछ इस ट्रिक से। हो सकता है बहुत कारगर ट्रिक आपको ना लगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम बताओ।
वो है नाम से ही ग्रीन पीस, पर्यावरण ग्रीन है ना। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन सी नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? नागपुर में। याद रखने का ट्रिक बताएं, देखिए कितना मस्त एक चीज़ बताते हैं। पर्यावरण है ना, राष्ट्रीय पर्यावरण, पर्यावरण को आप ले लीजिए, पेड़ पौधा जंगल झाड़ रहेगा तभी ना पर्यावरण रहेगा, है ना। तो अगर उतना कुछ रहेगा, पेड़ पौधा सब रहेगा, तो पेड़ पौधा में ये चीज़ नहीं मिलेगा जो गांव घर में मिलता है ये। मिलेगा ना पर्यावरण में, जंगल में। नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा होती है कब? 2006 में। राष्ट्रीय पर्यावरण पूछेगा तो 2006 में आया था। क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आया था। कब आया था? 2006 में आया था राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है कहाँ पर? बेंगलुरु में हो जाएगा सही जवाब। पारिस्थितिकी विज्ञान पूछेगा कहाँ है तो बेंगलुरु में आपको बताना होता है। पारिस्थितिकी कहाँ है? विज्ञान, देखिए विज्ञान है ना, विज्ञान केंद्र समझ रहे हो, विज्ञान साइंस बेंगलुरु है ना, आईटी हब। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है क्या? पहला SO2 सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत को हानि पहुंचाने का काम कौन करता है दोस्तों? SO2 करता है। अपघटक के अंतर्गत आते हैं कौन? अपघटक में हो जाएगा आपका कवक और जीवाणु, ठीक है। अपघटक के अंतर्गत कौन सा आएगा? कवक और जीवाणु दोनों आएगा। ग्रीन हाउस गैस के कारक नहीं है। 38 का डी। ऑक्सीजन नहीं है, जलवाष्प है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस के कारक जलवाष्प, मीथेन, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं कब? 39 का 2 फेब को हम लोग जानते हैं। 4 फरवरी को या 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? कौन सा दिवस याद है? हाँ बताइए ना कमेंट करके अगर पता है तो। 4 जनवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब? 2 फेब को मनता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है कैसी? सीधा, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बताएंगे। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है? उसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। मानव या समाज पर नहीं अटक जाइएगा। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। क्या कहलाता है दोस्तों? एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। जैव विघटित प्रदूषक क्या है बताओ? वाहित मल है। जैव विघटित प्रदूषक वाहित मल, जैव विघटित प्रदूषक वाहित मल है। एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित अंग कौन सा होगा? फेफड़ा। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है क्या दोस्तों? फेफड़ा है एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग। वायु प्रदूषक मतलब CO, कार्बन डाइऑक्साइड, किसे प्रभावित करता है? ब्लड को। ये सही जवाब होगा। वायु प्रदूषक CO जो है ना, किसे प्रभावित करता है? रक्त को प्रभावित करता है, ध्यान रखेंगे। अब ये रहा टेस्ट पेपर अपना 9, सवाल नंबर पहला। चलिए आ जाइए अब धार्मिक चीज़ों पर। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों कब? गौतम बुद्ध का हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था ना। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं वो बता सकते हो कब हुआ था? बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में होता है और महापरिनिर्वाण पूछेगा तो यहीं पे लिखते हैं 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। उसी तरह से महावीर जी का 540 बताओगे और 468 में
निर्माण हुआ था, है ना, 468 ईस्वी में। चलिए, पलासी का युद्ध होता है, कब होता है? तो पलासी तो खैर आपको पता ही है अच्छे से, 1757 में होता है दोस्तों। क्या? पलासी होता है 1757 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल थे चेम्सफोर्ड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस समय गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। बक्सर होता है कब? तो बक्सर होता है 1764 में। अक्टूबर था 22 या 21 या कुछ और। 1764 में साइमन कमीशन भारत आता है। कब? 3 Feb 1928। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 5वां का हो जाएगा सी सही जवाब। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, हम लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए, उलगुलान विद्रोह जो है वो किससे संबंधित है? तो उलगुलान के लिए हम लोग टिक कर सकते हैं बिरसा मुंडा को, है ना। उलगुलान विद्रोह, बिरसा मुंडा। पानीपत का पहला युद्ध होता है, कब होता है? तो पानीपत होता है पहला 1526, 21 अप्रैल को। ताशकंद हुआ था कब? ताशकंद होता है 1966 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी कब? ये होता है ऑप्शन नंबर 11 का बी, 622 ईस्वी में होता है। हिजरी संवत की प्रारंभ कब होता है? 622 ईस्वी हम लोग यहाँ पे बताते हैं। कांग्रेस की स्थापना हुआ है किसके शासनकाल में? तो डफर के समय में, डफरिन के समय में, ए सही जवाब है। दूसरा वाला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 39 से 45 तक हम लोग अच्छे से जानते हैं। क्रिप्स मिशन भारत आया था कब? ये भी पता है, 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। विक्रम संवत की स्थापना होती है कब? ऑप्शन नंबर 58 ईसा पूर्व। विक्रम के लिए आप 58 याद रख लीजिएगा, ठीक है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो किसने? कार्नवालिस ने। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, बंगाल में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था किसने? तो सती प्रथा पर विलियम बेंटिक। सती प्रथा, विलियम बेंटिक। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था द्वैत शासन, क्लाइव ने। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया था? फ्रांस की क्रांति होती है कब? 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में। कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, कैनिंग के समय में। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? मतलब किसके द्वारा करवाया गया था कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज? ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? वेलेजली ने करवाया था कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। वेलेजली सही जवाब है। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? तो असहयोग हुआ था ऑप्शन नंबर सेकेंड ना, 1920 से 22 तक चला था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1761। सही है क्या? या फिर बस 1761 रहने दें? बताइए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? सही जवाब हो जाएगा 24 का क्या? बी, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल का नाम है वारेन हेस्टिंग्स। कौन है? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है। पहली फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? फैक्ट्री अधिनियम ऑप्शन नंबर हो जाएगा रिपन के समय में। पहली फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में? रिपन के समय में पहली फैक्ट्री अधिनियम। रूस की क्रांति होती है कब? रूस वाला हुआ था 1917 में। रूस की क्रांति। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से किसे जानते हैं? रिपन को जानते हैं। अस्थायी स्वशासन, रिपन। पहला वाला जो विश्व युद्ध है कब से कब तक चला था?
1914 से 18 तक चला था। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? ए राइट आंसर करजन के समय में हुआ था, जानते हैं। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, है ना। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय में 1899 और 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता का नाम क्या है? तो हलवा सवाल है आपके लिए, वो है बिरसा मुंडा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसके काल में किया गया? ऑप्शन नंबर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब? 1916 में होता है, चेम्सफोर्ड के समय में। चीन में क्रांति हुआ था कब? तो 1911 में हुआ था। चीन में क्रांति 1911 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब करी गई थी? बांग्लादेश, ढाका, 1906, सलीमुल्लाह खां। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार कौन से अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? सहायक संधि वेलेस्ली। सहायक संधि वेलेस्ली। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है कब? 56 में, 1556 में। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त होता है? स्लीबन की सहायता से विलियम बेंटिक के शासनकाल में। शक संवत की शुरुआत कब होती है? शक हो जाएगा 78 ईस्वी में। शक संवत 78 ईस्वी आपको बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। हो विद्रोह कब से कब तक हुआ था? हो के लिए हम लोग टिक करेंगे 1820-21 के समय में। हो विद्रोह कब? 1820-21 के समय में हो विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में होता है, केरल के मालाबार तट पर हुआ था ना, बी हो जाएगा। मोपला मालाबार हो जाएगा सही जवाब। भारत का पहला वायसराय का नाम बता दीजिए, क्या है? क्या है? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। भारत में डाक, तार और रेल व्यवस्था किसके समय में शुरू हुआ था? डलहौजी के समय में, समझ गए होंगे आप, रेल को देखकर तो समझ ही गए होंगे ना। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसके समय में आता है? किससे संबंधित है? ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति दोस्तों, सुरक्षा वारेन। सुरक्षा किससे करेंगे पता है? रेन से करेंगे, रेन से। स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला पूछेगा माउंट बेटन। भारतीय पूछेगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अपने आप को बंगाल का शेर कौन कहता है? कौन कहता था? उसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, वेलेस्ली जो है बंगाल का शेर कहता था खुद को। अब आते हैं टेस्ट पेपर नंबर 10 पर, है ना। टेस्ट नंबर 10 का पहला सवाल। लगभग अगर बात करें यहाँ पर तो इस वाले पेज में आप भारत और विश्व में, भारत में सबसे बड़ा या छोटा कहिए भौगोलिक उपनाम जो कि बहुत फेमस है, भारत का हो या विश्व का हो, और विश्व में सबसे बड़ा या फिर छोटा या सबसे लंबा, क्या क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप टेस्ट नंबर 10 में यही देखने वाले हो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम आप बताओ क्या है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के मामले में कहेगा गोवा। क्षेत्रफल के मामले में गोवा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? समझ गए? अपने कश्मीर को कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय का पूछेगा गोदावरी। 1465 बता दोगे आप, गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का नाम क्या है? वुलर झील हो जाएगा। ताज़ा पानी याद रखने का ट्रिक बताएं। देखिए, सबसे बड़ा ताज़ा पानी है ना, ताज़ा मतलब फ्रेश वाटर कहाँ पता है कहाँ मिलेगा? वुलर को आप ना कूलर कर लीजिए। कूलर में आप गंदा पानी भी डालिएगा ना, फ्रेश होकर के आपको गर्मी के दिनों में मज़ा ला देगा, है ना। वुलर झील, कूलर झील, ऐसे याद रखिएगा, ताज़ा पानी। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है? बिल्कुल पहला ही गोविंद सागर पंत सागर झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील। कृत्रिम मतलब खुद से। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील नदी। चौड़ी में अमेजन हो जाएगा।
विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है ना, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। प्रशांत महासागर का आकार वगैरह भी पूछा जाता है क्या, बताइएगा। हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? हजार हाथियों की भूमि किसे बता सकते हो? लाओस को कहते हैं दोस्तों, हजार हाथियों की भूमि कहते हैं लाओस को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा? माजुली है ना, अब ये जिला भी बन चुका है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली। पिरामिड का देश कहते हैं किसको? मिस्र को कहते हैं। पिरामिड का देश किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं पिरामिड का देश। सोया प्रदेश के नाम से किसे जानते हैं? मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है कौन सा? सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है क्या? सहारा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य पूछेगा क्या? लद्दाख। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य लद्दाख, जो थोड़ा सा मिस हो गया था बताने में ना। बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पर है? पता होगा आपको ये जवाब, बताइए। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? बिल्कुल सही आपने सोचा, फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है कौन सा? सिक्किम कर देना ठीक। कह रहे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। जनसंख्या बस इतना है इसका, सिक्किम का। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, कहाँ पर है, ये सब भी ना पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसके लिए 8, 6, 1 मीटर 8611 मीटर को याद कर लीजिएगा दोस्तों। फीट में अगर पूछ ले, किसी भी तरह से एग्ज़ाम में आए, आप उसमें बना पाओ अपना 28,251 फीट आपको बताना होता है, ठीक है। कहाँ पर? काराकोरम पर्वतमाला में पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित है ये, है ना। और K2 कहते हैं इसे हम लोग। माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पर, भारत का सबसे लंबा बांध है कौन सा? तो हीराकुंड हो जाएगा, महानदी पर हीराकुंड है ना, भारत का सबसे लंबा वाला बांध। चीन का शोक कहते हैं किस नदी को? चीन का शोक है वांगो नदी है। चीन का शोक कौन सा? वांगो नदी है। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं किसे? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, है ना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है कौन सा? सबसे बड़ा वाला पूछेगा, अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है कौन सा दोस्तों? अरब। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है कौन सा? एशिया का अरब रेगिस्तान टिक कर दें, बताइए। देखिए, अरब रेगिस्तान जो है, अरेबियन डिजर्ट कहते हैं। ये सबसे पहले 2-3 लिख दीजिए, डॉट डाल दीजिए। 2.3 मिलियन वर्ग
किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे ये। गोभी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, कुछ कुछ है, इस पे डिबेट बताएंगे आगे। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है ना। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम है क्या? कैस्पियन सागर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं किसको? तो भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं मुंबई को। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम क्या है? एंडीज हो जाएगा ना। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है दोस्तों एंडीज। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम है माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नहर का नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर है ना। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है। कौन से नदी पर स्थित है? उमानंदा है ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों। उमानंदा कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे छोटी नदी है उमानंदा, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी पूछेगा, यमुना है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। भारत का पेरिस कहते हैं कौन से शहर को? भारत का पेरिस कहते हैं दोस्तों जयपुर को। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं भारत का पेरिस। आंसुओं का प्रवेश द्वार है बाब अल मंडप को कहते हैं। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडप कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर होगा सी, दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद, कहाँ पर है? सी हो जाएगा, दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है? थार। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है, कहाँ पर? बीजापुर कर्नाटक, याद है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज कहाँ है दोस्तों? बीजापुर में, आपको बता देना है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है। क्षेत्रफल के तहत वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं किसको? नॉर्वे को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को। हजार झीलों की भूमि कहते हैं किसको? ब्रिटेन को कहते हैं। हजार झीलों की भूमि कहते हैं किसको? एक सेकेंड, क्या है? हजार झीलों की भूमि फिनलैंड हो जाएगा, ब्रिटेन क्यों होगा? हजार झील कहाँ पर? फिनलैंड। हजार झील फिनलैंड। देखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा झील रहेगा ना वहाँ पे बहुत फन करेंगे, ऐसे याद रखिएगा। उगते हुए सूर्य का देश है ऑप्शन सी जापान। उगते सूर्य का देश जापान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, है ना। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? तो टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध पूछेगा भारत का, क्या बताओगे? टिहरी बांध सही जवाब है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा पूछेगा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सर्वाधिक वर्षा होता है कहाँ पर? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्या? मासिनराम, चेरापूंजी। मासिनराम आपको याद रखना है। भारत में सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पर? सबसे कम के लिए हम लोग लेह बताएंगे। सबसे कम वर्षा कहाँ दोस्तों? लेह, लद्दाख। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि यहाँ पे रुकना पड़े, उत्तर प्रदेश, है ना। फटाक से बताएंगे हम लोग, टाइम नहीं लेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है ए गंगा। कितना किलोमीटर बहती है बता सकते हो? गंगा बहुत अच्छा एक नाम लिखाता है। बताइए भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा, वो कितने किलोमीटर बहती है? यहाँ पे टेस्ट पेपर नंबर 10 भी होता है समाप्त। आशा है क्लास आपको अच्छा लगा है। लगभग 45 गुने 5 करेंगे आप तो 225 सवाल, लगभग 225 सवाल हम लोगों ने अभी देखा। लगभग कितने देर में? 1 घंटा 7-8-10 मिनट में देखा, है ना।
तो क्लास पसंद आया ही होगा। इसका और भी क्लास देखना हो ज़रूर देख लीजिएगा। जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे है, ज़रूर लगा लीजिएगा।